सूरजपुर गांव में रतन और रीमा का एक छोटा सा परिवार रहता था। उन दोनों का एक 4 साल का बेटा भी था, जिसका नाम राजू था। रतन पेशे से बढ़ई था। वह गांव के चौराहे पर लकड़ी के सामान और खिलौने बनाकर बेचा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम होती थी। किसी तरह कभी कभी जब कुछ सामान बिक जाता, तो रतन घर के लिए खाने का सामान ले आता था। इसी तरह एक दिन रतन जब बाजार में लकड़ी के खिलौने बेच रहा था, तभी वहां एक छोटा लड़का लकड़ी का घोड़ा खरीदने आता है। अंकल, आपके पास जो लकड़ी का घोड़ा है वो कितने का है? बेटा, छोटा वाला 10 रुपए का है और बड़ा वाला 20 रुपए का। बताओ, तुम्हें कौन सा चाहिए? अंकल, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 15 रुपए ही हैं। रतन दिल का बहुत अच्छा इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। बेटा, कोई बात नहीं। तुम ये बड़ा वाला घोड़ा ले जाओ। जब बाकी के पैसे हो जाएं, तब दे देना। सच्ची अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बड़े उत्साह से घोड़ा लेकर चला गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। इसी तरह देखते देखते कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे ठंड का मौसम आ गया। ठंड का मौसम शुरू होते ही सुबह सुबह गांव कोहरे से ढक जाता। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमकतीं और ठंडी हवाएं हर किसी को कप कपा देती थीं। गांव में जिनके पास पक्के मकान थे, उन्हें तो इस ठंड के मौसम से कोई तकलीफ नहीं थी, पर जिनके घर कच्चे थे, उनके लिए ये सर्दी किसी सज्जा से कम नहीं थी। उन्हीं में से एक घर था रतन का। रतन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें जगह जगह दरारें आ चुकी थीं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। दीवारों पर मिट्टी उखड़ चुकी थी, छप्पर से पानी टपकता था और दरवाजे के नीचे से सर्द हवा की सरसराहट पूरे कमरे में फैल जाती थी। रीमा हर रात राजू को फटे पुराने चद्दर में लपेटकर सुला देती, ताकि ठंड से उसका बदन न कांपे, जबकि रतन चुपचाप आग जलाने की कोशिश करता, ताकि घर में थोड़ी सी गर्मी रह सके। एक रात इसी तरह जब सब कुछ सन्नाटा था और बाहर ठंडी हवा जोरों से चल रही थी, रतन आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली थीं कि आग बार बार बुझ जा रही थी। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, रतन, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो राजू को बुखार हो जाएगा। चिंता मत करो रीमा, मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ सूखी लकड़ियां ले आऊं, ताकि घर में आग जलाकर थोड़ा सुकून मिल सके। तभी बगल में बैठा राजू अपने पिता से कहता है, बाबा, क्या हम पक्का घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है और हमारा कंबल भी फट गया है। हाँ रतन, राजू सही कह रहा है। मैंने तो गांव वालों को कहते सुना है कि ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि इस बार शायद बर्फ का तूफान आने वाला है। जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। रीमा, तुम तो जानती हो कि पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं लकड़ी का सामान बनाकर गांव में बेचता हूं, लेकिन गांव वाले बहुत कम पैसे देते हैं। घर बनाना तो दूर, मैंने सोचा था इस बार ठंड में सबके लिए स्वेटर और नए कंबल खरीद कर लाऊं, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। बाबा, एक बात बोलूं? आप तो लकड़ी का ही काम करते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का घर बना लें? हाँ राजू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम लकड़ियों का घर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लानी होंगी। रतन की बात सुनकर राजू की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोला, बाबा, मैं भी चलूंगा जंगल। मैं भी लकड़ियां उठाने में आपकी मदद करूंगा। हम जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाएंगे, ताकि आप एक अच्छा सा और मजबूत घर बना सकें, जिसमें ठंडी हवा अंदर ना आ सके और हम सब आराम से रह सकें। फिर ना मुझे ठंड लगेगी, ना माँ को चिंता करनी पड़ेगी। रतन मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है मेरे शेर, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक होता है। वहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। इसीलिए कल मैं पहले अकेला जंगल जाऊंगा और देख कर आऊंगा। अगर मुझे जंगल सुरक्षित लगा, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रीमा वहां खड़ी होकर पिता पुत्र की बातें सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजू की तरफ देखा और कहा, चलो राजू, अब सोने का समय हो गया है। बहुत देर हो चुकी है। जल्दी सो जाओ ताकि कल जल्दी उठ सको। माँ की बात सुनकर राजू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। रतन,
अगर तुम कल जंगल जाने वाले हो तो जंगल से कम इतनी लकड़ियां तो ले आना कि हमारे घर की दरारें बंद हो जाएं, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। ठीक है रीमा, मैं कोशिश करूंगा कि कल जंगल से काफी लकड़ियां लेकर आ सकूं। हमारी झोपड़ी को इस सर्दी में सुरक्षित बनाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। काफी मेहनत मशक्कत के बाद किसी तरह रतन ने आग जलाई, जिसकी गर्माहट में रतन और उसका पूरा परिवार आराम से सो गया। अगली सुबह रतन जंगल जाने तैयार था। उसने जाने से पहले रीमा से कहा, देखो रीमा, मैं जंगल लकड़ियां लाने जा रहा हूं, तो तुम अपना और राजू का ख्याल रखना। और ठंड ज्यादा है तो घर में आग जलाए रखना, ताकि घर का तापमान गर्म रहे। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने की। रतन, परंतु अभी हमारे पास जलावन के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं है, तो तुम कोशिश करना जल्द से जल्द आने की। ठीक है रीमा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा जलावन और घर की मरम्मत के लिए लकड़ियां ले आऊंगा। फिर क्या था, रतन अपना लकड़ी काटने का औजार उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए भी रतन अपने घर के परिस्थिति के बारे में ही सोचता रहता है। काश इस बार मुझे जंगल से अच्छी और सूखी लकड़ियां मिल जाएं, ताकि मैं घर की दरारें बंद कर सकूं और रीमा और राजू को ठंड से बचा सकूं। अब और नहीं देख सकता उन्हें इस हालत में कांपते हुए। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है, परंतु वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। जिस जंगल से वो लकड़ियां काटा करता था, वहां की सारी लकड़ियां काटी जा चुकी थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहां तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। जिस जंगल से मैं हर साल लकड़ियां लाता था, अब वो पूरा सुनसान हो गया है। अगर लकड़ियां ही नहीं होंगी तो मैं घर कैसे बनाऊंगा? रीमा और राजू ठंड में कैसे रहेंगे? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? रतन यह सोचकर परेशान था, तभी उसे अपने घर की याद आई। मुझे यहां आए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो घर की जलावन की लकड़ी भी खत्म हो गई होगी। अभी के लिए मैं जितनी नीचे गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी उतनी ही ले जाता हूं, ताकि घर वालों को कम से कम इस ठंड से बचा सकूं। इतना सोचकर रतन ने बिना समय गवाए नीचे पड़ी हुई लकड़ियां चुननी शुरू कर दीं। देखते देखते कुछ ही समय में उसने थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लीं। चलो, जलावन भर की लकड़ियां तो जमा हो गईं, लेकिन अगर मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है तो मुझे जंगल के और भीतर जाना होगा। पर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने और लौटने में बहुत समय लग जाएगा। पहले मैं ये लकड़ियां घर पहुंचा दूं, ताकि रीमा और राजू ठंड से बच सकें। फिर रीमा को बता दूंगा कि मुझे कल जंगल के अंदर तक जाना होगा, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। रतन फटाफट अपनी जुटाई हुई लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए मौसम धीरे धीरे और ठंडा होने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और आसमान में धुंध फैलने लगी, मानो सर्दी अपनी पूरी ताकत से लौट आई हो। किसी तरह ठंड को सहते सहते रतन अपने घर लौट आता है। जब रतन घर पहुंचा तो रीमा ने उसके लाए हुए लकड़ियों के गट्ठर को देखा और चिंतित होकर पूछा, रतन, तुमने तो काफी देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और ये लकड़ियां भी बहुत कम लग रही हैं। क्या जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली? हाँ रीमा, जंगल पहुंचा तो देखा कि वहां की ज्यादातर लकड़ियां पहले ही काटी जा चुकी थीं। सूखी लकड़ी तो लगभग मिली ही नहीं। बहुत खोजने के बाद जो नीचे गिरी हुई लकड़ियां दिखीं, वहीं लेकर चला आया हूं। कल शायद मुझे जंगल के थोड़ा और भीतर जाना होगा। तब शायद वहां कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं, जिनसे हम घर की मरम्मत कर सकें। परंतु वहां तो जंगली जानवर होंगे, तुम उनका क्या करोगे? मेरे हिसाब से जंगल के इतना भीतर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रतन, आप ऐसा मत करो। जंगल के इतने भीतर जाना बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि आपको कुछ हो सकता है। क्यों ना आप सरपंच जी से मदद मांग लें? हमारे घर की मरम्मत के लिए जो लकड़ियां चाहिए वो आप उनसे ले सकते हैं। वैसे भी उनके पास पक्का मकान और बगीचा है। आप अपनी पूरी परेशानी उनसे बता दीजिए, शायद वे हमारी मदद कर दें। ठीक है रीमा, तुम सही कह रही हो। मैं सोच रहा था कि खुद ही जाकर लकड़ियां ले आऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता सही है। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर अपनी परेशानी बताऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। इससे जंगल में जाने का खतरा भी नहीं रहेगा और घर की मरम्मत भी हो जाएगी। फिर क्या था, रतन तुरंत ही सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है।
कुछ देर चलते चलते रतन सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी उस समय अपने कमरे में चारपाई पर बैठकर गांव के जमींदार से बात कर रहे थे। रतन ने नम्रता से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। राम राम सरपंच जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। सरपंच जी ने रतन की ओर देखा और अपनी बातचीत रोकते हुए कहा, अरे रतन, आओ बेटा, बैठो। बताओ क्या बात है? चेहरे से लग रहा है कि कुछ चिंता में हो। हाँ सरपंच जी, दरअसल हमारी झोपड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। छत और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिनसे ठंडी हवा अंदर आ जाती है। मैंने जंगल से लकड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सूखी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बचीं। मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ लकड़ियों की मदद मिल जाए, ताकि मैं अपने घर की मरम्मत कर सकूं। अरे रतन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास खुद भी लकड़ियों की कमी है। पिछले हफ्ते ठंड बढ़ने पर मैंने अपने घर की मरम्मत के लिए सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर ली। ऊपर से जमींदार जी ने भी कहा है कि फिलहाल गांव के भंडार से कोई लकड़ी बाहर नहीं जाएगी। तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, शायद अगले हफ्ते जंगल से लकड़ियों की नई खेप आ जाए। सरपंच जी, अगर लकड़ियां नहीं दे सकते तो कोई और मदद ही कर दीजिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। दीवारों में दरारें हैं, ठंडी हवा सीधी अंदर आ जाती है। रीमा और राजू ठंड से कांप रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत पुरानी लकड़ी या फूस भी दे दें तो मैं उसी से घर की दरारें बंद कर लूंगा। देखो रतन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अभी कुछ खास बचा नहीं है। गांव में अगले महीने पंचायत भवन की मरम्मत होनी है, तो सारी लकड़ियां वहीं के लिए रखवाई गई हैं। तुम चाहो तो जंगल से जाकर खुद ले आओ, लेकिन मेरी मानो तो ज्यादा भीतर मत जाना। वहां के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। सरपंच की बात सुनकर रतन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। ठीक है सरपंच जी, मैं समझ गया। इतना कहकर रतन ने सरपंच को नमस्कार किया और भारी कदमों से वहां से लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। अब मैं क्या करूं? कैसे करूं अपने घर की मरम्मत? कुछ ही देर में रतन अपने घर पहुंच जाता है और रतन के पहुंचते ही रीमा के सवाल शुरू हो जाते हैं। रतन, आप आ गए? क्या सरपंच जी ने हमारी मदद करने के लिए कुछ कहा? उन्होंने लकड़ियां देने या कोई और उपाय बताया क्या? रीमा, सरपंच जी ने कहा कि उनके पास भी अभी लकड़ियां नहीं हैं। गांव की बाकी लकड़ियां भी अगले महीने तक किसी और काम के लिए रखी गई हैं। वो अभी हमारी मदद नहीं कर सकते। रतन, तो अब हमारी कोई मदद नहीं हो सकती, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आप चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह अपने घर को इस ठंड से बचा ही लेंगे। दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। भागो भागो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है गांव में कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूं। रतन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि सारे गांव वाले भाग रहे हैं। क्या बात है बिरजू? सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। रतन देखता है कि गांव में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले गांव की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। रीमा, राजू को लेकर जल्दी यहां से चलो। गांव में बर्फ का तूफान आ गया है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। रीमा जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। अपनी माँ को इतना परेशान देख राजू रतन से पूछता है। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है बेटा। जान बचानी है तो हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? बेटा, अभी के लिए जंगल जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं। जंगल में मौसम गांव से अच्छा था। यहाँ तो बर्फ के तूफान का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ रीमा, जब तक गांव में बर्फ का तूफान नहीं थम जाता, हमें यहीं रहना होगा। वो तीनों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते ठंड बढ़ जाती है और धीरे धीरे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह उनके दिलों में खौफ पैदा करने लगती हैं। बाबा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा। हाँ रतन, अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा।
जंगली जानवरों के डर से वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारी रात वे तीनों पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वो बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से राजू की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चा सारी रात सो नहीं पाया, इसे ठंड भी लग गई है। हम इस तरह से कब तक यहाँ रहेंगे पेड़ के नीचे चादर बिछाकर? रीमा, तुम राजू को लेकर आराम करो, मैं गांव जाकर देखता हूं। तूफान थम गया होगा तो हम गांव वापस चलेंगे। ठीक है ना रीमा? किसी तरह रीमा पेड़ के नीचे कुछ खाने को बनाती है। फिर वो तीनों खाना खाते हैं, जिसके बाद रतन गांव चला जाता है। रीमा राजू को काढ़ा बनाकर पिलाती है ताकि उसको थोड़ी गर्मी लग सके। राजू, ये लो काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम गांव वापस चलेंगे, ठीक है? राजू काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाता है। रीमा भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और वहां रतन गांव जाकर देखता है कि वहां बर्फ की बारिश हो रही थी। गांव में कोई नहीं था। सारे गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव की ऐसी हालत देख रतन जंगल वापस आ जाता है। क्या हुआ रतन? क्या हम गांव वापस जा सकते हैं? नहीं रीमा, गांव में बर्फ की बारिश हो रही है, वहां कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कहाँ रहेंगे? हम दिन को तो किसी तरह से गुजार लेंगे, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर सताता रहेगा। अगर हम गांव में सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ भी हमारी जान को खतरा है। बाबा एक बात कहूँ, क्या हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? राजू एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है। वह देखिए बाबा, वह पेड़ कितना बड़ा है, उसकी डालियां कितनी मजबूत है। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो, हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। रतन उसी समय लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। रीमा और राजू भी उसकी मदद करते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने में। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रतन पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। देखते देखते कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रतन पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह बाबा, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। वे तीनों पेड़ पर बने घर में रात बिताते हैं और दूसरे दिन सुबह जब वो तीनों जागते हैं, सब बहुत खुश रहते हैं क्योंकि पेड़ के घर में ना तो उन्हें ठंड से कोई परेशानी हुई और ना तो जंगली जानवरों से डर लगा। बाबा, पेड़ का घर अंदर से बहुत गर्म है। मुझे रात में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई और हमें आशियाना भी मिल गया। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रतन देखता है नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो हमारे गांव के लोग हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रतन ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे भोला चाचा और रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रतन, ये तेरा घर है क्या? हाँ चाचा, ये मेरा घर है। गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो चाचा? ऊपर आ जाओ सीढ़ी पर चढ़कर। भोला और रामू दोनों रतन के घर में आ जाते हैं। अब बताओ चाचा, आप सब इतने दिन कहाँ थे? गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के गांव में चले गए। हम तंबू लगाकर वहां रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहां भी आ गया। पड़ोस का गांव भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू उखड़ गए, जिसके बाद हम वहां से जान बचाकर भागे। हमारे पास जंगल आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाकी के गांव वाले भी आते ही होंगे, पर रतन, तूने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। ठंड के मौसम में हम कहीं खुली जगह पर भी नहीं रह सकते। हम सब ठंड से मारे जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भोला चाचा? मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बनाऊंगा। तुम सच कह रहे हो रतन बेटा? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रतन उनके लिए भी पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सारे गांव वाले भी जंगल में आ जाते हैं। वे सभी रतन से कहते हैं कि हमारे लिए भी पेड़ पर घर बना दो। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बना दूंगा, लेकिन आप सबको मेरी मदद करनी होगी। तुम चिंता मत करो रतन भैया, हम सब आपके काम के लिए आपको पैसे भी देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। पेड़ पर घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। अगर आप लोग जंगल से लकड़ियां ले आएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रतन भैया, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। हम अभी लकड़ियां लेकर आते हैं।
सारे गांव वाले जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, जिसके बाद रतन सबके लिए पेड़ पर घर बनाता है। देखते देखते कुछ ही दिनों में पूरा सूरजपुर गांव पेड़ पर बस जाता है। वाह रतन बेटा, पेड़ के इस घर में ना तो ठंड लगती है, ना ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। हमारा तो गांव वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेड़ पर रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गांव पूरी दुनिया में नहीं होगा जहां के सारे निवासी पेड़ पर रहते हों। सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव उत्तरकाशी में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा कड़कड़ाहट ही ठंड से कांप रहा था। उसके आगे पीछे संभालने वाला कोई भी नहीं है, सिवाय एक बड़ी दादी के अलावा। ठंड की वजह से वो दोनों मृत्यु के कगार पे खड़े थे। उनको कोई भी ठंड से बचने के लिए एक भी रजाई नहीं थी, सिर्फ एक चादर के अलावा। ये वही गांव है जहां हर साल सर्दियों में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक किनारे एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाया था। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन इस बार ठंड के कारण सब ने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे, लेकिन हर कड़कड़ाहट ठंड में साधु की कोई मदद नहीं हो पाती थी। इस कारण एक दिन वह साधु कड़कड़ाती ठंड में अपने लिए सहायता मांगने गांव में आते हैं। उनके बदन पे एक भी कंबल या सॉल नहीं था। गांव के सरपंच मटरू सेठ से मदद मांगने आए थे। वो वही सरपंच है जो गरीबों का हक हमेशा छीन लिया करता है। बाबा को इस चीज का अंदाजा नहीं था, ये कितना बड़ा ठग और बेईमान है। सुनो पुत्र, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और तो ये बर्फ के गोले इस तरह गिर रहे हैं जैसे हिमालय का ठंड यहाँ आ चुका हो। आप सब मेरी मदद कर सके तो मेरी कुटिया में भी आग जलाने का कोई साधन हो जाता। जो भी था हमारे पास, हमने उसे जला दिया है। अब हमारे पास एक भी लकड़ी नहीं है जलाने को। अगर आप सभी लोग थोड़ी मदद कर सको, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा या कंबल दे दो तो इस ठंड से बचने में आसानी होगी। मैं ये ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूं। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई कुछ नहीं देगा। इस ठंड ने पूरे गांव वालों की नींद उड़ा दी है पहले से। जो भी है उन सब के पास, वो सब भी थोड़ा थोड़ा करके जला रहे हैं। आपको लगता है वो लोग उनमें से आपको देंगे? हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद ही इस ठंड से बहुत परेशान हैं। आप तो खुद ही देख रहे हैं हम सबको। आप तो साधु हैं, आप तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी, आपको इसकी क्या जरूरत? बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है? कृपया मुझे पुराने ही सही पर गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर गांव वाले उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। साधु बाबा निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। इन गांव वालों को हम हर परिस्थिति में साथ दिया हूं। वो आज इस ठंड में एक भी व्यक्ति मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। इतना कहकर साधु बाबा अपने कुटिया में ईश्वर को ध्यान लगाने लग गए। लेकिन बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की। ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ लग गया था। उनके पास केवल एक पतली सी चादर थी, जो ठंड से बचने में असमर्थ हो रही थी। किसी तरह वह कुछ दिन तो गुजार लेते हैं। लेकिन एक दिन रात के समय था। बादलों में कड़कड़ाहट और बिजली का चमकना मानो किसी चीज का इशारा कर रहा हो।
सभी गांव वालों बाहर निकलकर देख रहे थे। ये ठंड आज कुछ अलग ही हो रहा है। हवाएं और बारिश की बूंद इस तरह हो रही है जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। आप ठीक कह रहे हो। आज कुछ ना कुछ होने ही वाला है। कई दिनों से तो बाबा भी नहीं दिख रहे हैं। कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया ना? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश की बूंद के साथ में बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगी। साधु बाबा ने अपना अंतिम समय आता देख भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। ये लोग ना समझ हैं। इनको इतनी सद्बुद्धि देना कि वो सब हर किसी की जरूरतमंद की मदद कर सके। मेरे अंतिम समय आ गया है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना कहकर ठंड के कारण साधु महाराज की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए। वहां देखा कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उन सब के बीच में गांव का सरपंच और वही व्यक्ति खड़ा था जो सरपंच के साथ में थे। सभी लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप सही कह रही हो। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोगों ने अपनी स्वार्थ के आगे उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग उनके थोड़ी सी मदद कर देते तो आज उनकी जान बच जाती। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की गाय मर गई और किसी की बकरी, और तो कहीं लोगों के घर में बूढ़े माँ बाप मर गए। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगी और ठंड से सभी की हालत खराब होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। कड़कड़ाती ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सर्द ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बर्फबारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। इस बार ठंड ने तो बहुत हद ही कर दी है। पता नहीं भगवान क्या करके मानेगा इस बार। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ठंड के कारण चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने तक की भी हिम्मत नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर हम लोगों की जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी भोला अपनी बेटी बिंदिया के साथ रहता था। वह इस हद तक गरीब था कि उसे ठंड में घर चलाना मुश्किल हो रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत पर क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरा क्या होगा? आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूं कि यह ठंड कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मानकर घर बैठ जाऊंगा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। अब बेटा, तुम जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है ताकि रात होने से पहले मैं जल्दी घर वापस आ सकूं। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना ही घर में कोई पैसा है जिससे कुछ राशन खरीदा जा सके। क्या घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? सोच रहा था कि बाजार जाकर कुछ घर के लिए राशन ले आऊं, लेकिन इस ठंड के कारण घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही।
पिताजी, ना तो घर में राशन है और ना ही अब आग जलाने के लिए घर में लकड़ियां बची है। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। थोड़ी बहुत लकड़ियां बची हैं, वह भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, मैं जरूर कुछ ना कुछ करता हूं। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटी। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे अब कितनी ही ठंड क्यों ना हो। पर मैं कल जंगल जरूर जाऊंगा। भोला अब मजबूर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा और उनसे अपने घर के लिए राशन खरीदेगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी और पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। अगली सुबह भोला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। हे भगवान, ये ठंड तो जानलेवा हो रही है। अगर लकड़ियां नहीं काटूं तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अगर खेत के भरोसे बैठा रहूंगा तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगी। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है तू? भोला लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी भयंकर पड़ रही थी जैसे इंसान की जान लेकर ही रहेगी। भोला ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आता है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की लकड़ियां काटने की, लेकिन इस ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिए। ठंड बढ़ गई है कि लकड़ी काटना मुश्किल हो गया। पिताजी, अब हम क्या करें? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, लगता है अब मुझे सेठ मटरू जी से कुछ पैसे उधार लेना ही होगा। और कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे पास। सेठ मटरू? पिताजी, क्या आप उस आदमी को नहीं जानते? वह आदमी तो बहुत ही दुष्ट है। ऊंचे ब्याज पर लोगों को धन उधार देकर उनके खेत और मकान को हड़प लेता है। बेटी, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुछ पैसे उधार लेने के लिए भोला मजबूरी में सेठ मटरू के पास गया और उनसे उधार मांगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठंड के कारण मेरे खेत की फसल भी बेकार हो गई है। तुम गांव वालों को क्या कुछ नजर नहीं आता? जब मन किया मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए चले आते हो। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूं। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे। इस भयंकर ठंड के कारण सारा काम ठप पड़ा है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने खेत मेरे नाम लिखने होंगे। अगर तुम पैसे समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे खेत वापस नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बेटी से मेरी शादी भी करनी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मेरी बेटी अभी छोटी है। आप क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए सेठ जी। अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना तुम यहां से जा सकते हो। भोला काफी देर सोच विचार करके सेठ जी को हाँ बोला। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ मटरू भोला को पैसे दे देता है और भोला पैसे लेकर वहां से चला जाता है। पैसे लेकर भोला घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी चंपक उसे मिला। भोला चाचा, क्या हाल चाल है? आप बड़ी जल्दी में लग रहे हो। बेटा, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ठंड के कारण खेत की सारी फसल बेकार हो गई। घर का राशन लाने के लिए सेठ मटरू से कुछ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उसने ऐसी शर्त रखी है कि अगर मैं पैसे ना दे पाया तो मुझे अपनी बेटी का विवाह उससे करना होगा। यह तो बहुत बुरी बात है। सेठ मटरू को यह नहीं करना चाहिए था। भोला चाचा, आप तो मेहनत करने वाले आदमी हो, पर लगता है सब कुछ उल्टा हो गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुमसे बातें करके चंपक बेटा, मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिली है, लेकिन सच में मैं बहुत परेशान हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और ठंड के कारण बाहर काम करने को हिम्मत नहीं हो रही। भोला चाचा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम चिंता मत करो चाचा।
तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब से कुटिया वाले बाबा की मृत्यु हुई है, तब से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ चंपक बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? क्या बताऊं भोला चाचा, यहां भी बहुत बुरा हाल है हमारा। घर में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और ठंड के कारण मेरे खेत की भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। यह तक कि सबके खेत तो बंजर होने के कगार पे खड़े हैं, और मेरी पत्नी भी बहुत बीमार चल रही है कई दिनों से। चलो ठीक है चंपक बेटा, अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मैं अब चलता हूं, बिंदिया भी इंतजार में बैठी होगी सुबह से। चंपक की बातें सुनकर भोला को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन चंपक मन ही मन भोला की बेबसी पर खुश हो रहा था। चंपक बहुत ही मतलबी इंसान था। वह दूसरों की परेशानी को देखकर बहुत खुश होता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास ठंड से बचने के लिए लकड़ियां भी थीं, और उसकी पत्नी भी बिल्कुल स्वस्थ थी। अरे पता है, आज मुझे रास्ते में भोला चाचा मिले थे। आपसे क्या कहा भोला चाचा ने? सुनो तो उन्होंने क्या कहा है, तुम भी सुनोगी तो हंसी छूट जाएगी। जल्दी बताइए ना, क्या कहा चाचा ने आपको? ऐसी कौन सी बात है? बेचारे बहुत परेशान थे। घर में राशन ना होने के कारण उसने सेठ मठरू से कुछ पैसा उधार लिए है, और मठरू सेठ जी ने कहा है कि यदि उसने समय पर पैसा नहीं दिया तो वह उसकी बेटी से जबरन शादी कर लेगा। ये भोला चाचा क्या पागल हो गए हैं? उनकी बेटी तो अभी छोटी है, और तो वो अपनी बेटी के नाम पर गांव वालों से कर्ज लेते रहते हैं। ऐसे ही कुछ गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो हंसी आती है। उनका परेशानी सुनकर मेरा मन तो खुश हो गया। वह कह रहे थे कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। मन तो मेरा खुशी से झूम रहा था। और सुनो, अब सेठ मटरू का कर्जा कहां से चुकाएंगे? सच में यह भोला चाचा तो पूरी तरह फंस गए हैं। उसकी हालत के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। अब उनकी बेटी का क्या होगा? अगर सेठ मटरू के साथ उसकी बेटी की शादी हो गई तो उसकी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम सही कह रही हो। अब देखता हूं कि वह कैसे अपने पैसे चुकाएंगे। उसकी बेटी का विवाह अब सेठ मटरू से होना तय ही है। चंपक और उसकी पत्नी काजल भोला की परेशानियों पर मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि भोला और उसकी बेटी की जिंदगी को वह कैसे और ज्यादा मुश्किलों में डाल सकते हैं। अगले दिन भोला लकड़ियां काटने जंगल जाता है। जंगल में जाकर वो एक पेड़ के पास खड़े होकर काटने लगते हैं। तभी उनके पास एक बाबा मिले, जो कहीं जा रहे थे कांपते हुए। मदद करो बेटा, मैं कई दिनों से भटक रहा हूं। मुझे ठंड और भूख भी लगी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो हमें कुछ दे दो। तुम्हारा कल्याण होगा बेटा। बाबा, मेरे पास अभी कुछ खाने को नहीं है। आपको कुछ और चाहिए तो हमें बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बाबा एक कोने में ध्यान मग्न में हो गए। भोला भी कुछ ही समय में कुछ लकड़ियां काटकर घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर आगे चलते ही भोला को एक खरगोश दिखाई दिया। वो एक पिंजरे में बंद था। भोला जाकर वहीं खड़ा हो गया। लगता है इस जंगल में किसी ने शिकार किया होगा। इसे जल्दी से बाहर निकाल देता हूं, कहीं कोई आ ना जाए। भोला जल्दी से खरगोश को बाहर निकाल दिया। तभी खरगोश अपने असली रूप में आया। भोला उनको देखकर अचंभव में पड़ गए। बेटा, मैं वही साधु हूं जो तुम्हारे गांव में रहा करता था। मुझे गांव वालों ने ठंड से बचने के लिए लकड़ियां और गर्म कपड़े नहीं दिए, इसलिए मेरी मृत्यु हो गई। तुम एक अच्छे मनुष्य लगते हो, इसलिए मैंने अपना असली रूप छुपाकर एक खरगोश में परिवर्तन होना पड़ा। बाबा, मनुष्य का यही धर्म है। हर किसी मनुष्य की हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। हमारा यही कर्तव्य है। बेटा, तुमने सही कहा, यही असली शिक्षा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, मैं सरपंच से पैसे उधार लिया हूं। अब उसका समय आ गया है चुकाने का। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उनको पैसे कहां से दूं। खाने को तो किल्लत है, ऊपर से ये ठंड। अब मैं करूं तो क्या करूं?
मेरे पास इसका भी एक उपाय है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या बाबा, आप बताइए तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव के लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। बाबा, हम लोगों को क्या करना होगा। तुम लोगों को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और गांव से ठंड धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में जाकर सब लोगों को बताऊंगा और आपके शरीर का अंतिम संस्कार करूंगा। सुनो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम भी मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर मैं इस पिंजरे में कैद रहता तो भी मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन तूने मेरी मदद की, इसलिए बेटा मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहता हूं। बाबा ने भोला को आशीर्वाद दिया और एक छोटी बोतल दी। इससे मामूली मत समझना, ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी। इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी इसका इस्तेमाल करना। भोला बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की तरफ देखता है। देखते ही देखते बाबा गायब हो जाते हैं। इसके बाद भोला भी अपने घर लौट आता है। जब भोला घर पहुंचा तो उसकी बेटी बिंदिया बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ठंड मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। बेटी, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। मैं कोई और रास्ता देखता हूं। इतने में ही वहां पर सेठ मटरू आ जाते हैं। भोला, क्या तुम भूल गए? 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। तुमने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम मेरा पैसा ब्याज सहित चुका दोगे। अभी भी समय है, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, हम पर रहम खाइए। मेरी बेटी आपसे उम्र में बहुत छोटी है। मैं ऐसे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। शायद तुम समझ नहीं रहे हो भोला। तुम्हारे लिए मेरा कर्ज उतारना आसान काम नहीं है। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूं, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे तो मैं तुम्हारे खेत भी तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे दुष्ट आदमी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ठीक है भोला, मैं भी अब देखता हूं तुम खुद को और अपनी बेटी को मुझसे कैसे बचाते हो। इतना कहकर सेठ मटरू गुस्से में वापस चला जाता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ मटरू से कर दीजिए। मेरा क्या है, मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लूंगी, लेकिन कम से कम आप इस कर्ज के बोझ से तो मुक्त हो जाएंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर किशन मायूस हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मुझे इस परेशानी से निकालो। आखिर मैंने और मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। जैसे ही भोला यह सब कहता है, अचानक उस बोतल से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से कुछ पैसे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर भोला को साधु की बात याद आ जाती है। पिताजी, यह सब क्या है? ये कैसा चमत्कार है? बेटी, मैं इतना परेशान था कि मैं यह सब तुम्हें बताना भूल ही गया। ये बोतल मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दी थी, जो कुछ दिन पहले हमारे गांव में आए थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंत में ठंड से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ही मुझसे कहा था, इस बोतल का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता ना बचे। ठीक है पिताजी, आप इन पैसों को सरपंच जी को दे आइए। भोला उन पैसों को लेकर सेठ मटरू के पास जाता है और अपना कर्ज चुका देता है। सेठ मटरू भोला से पैसों के बारे में बहुत पूछता है। अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? लेकिन भोला सेठ मटरू को कुछ नहीं बताता। भोला गांव वापस आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है
और उन्हें बाबा के बारे में सब कुछ बताता है। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसका कारण साधु बाबा का अभिशाप है। हमारे गांव में जो साधु बाबा थे, उन्होंने अपने लिए हम सभी से मदद मांगी, लेकिन हमने किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। सभी गांव वालों ने भोला की बात को ध्यान से सुना और आपस में सलाह की। क्या किया जाए? हमें बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी, तभी बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी और हमारा गांव इस ठंड के प्रकोप से बचेगा। सभी गांव वाले मिलकर बाबा की कुटिया में जाते हैं और बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। हे साधु बाबा, हमें माफ करना। हमने स्वार्थ में आकर आपकी मदद नहीं की। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हमें इस श्राप से मुक्त करें। साधु की चिता से एक दिव्य रोशनी निकलती है और पूरे गांव का मौसम एकदम साफ हो जाता है। यह देख सभी गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उस चिता से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है। मैं इस अभिशाप से तुम सभी गांव वालों को मुक्त करता हूं। अगर समय रहते तुम लोग मेरी मदद करते तो आज मैं जिंदा होता और तुम लोगों का ये हाल ना हुआ होता। लेकिन अभी समय है हर जरूरतमंद की। सहायता करना इंसान ही इंसान के काम आता है और जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा पहला कर्तव्य है। बाबा, हम वचन देते हैं कि अब से हम हर जरूरतमंद की मदद करेंगे।